चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग कांता के स्टोरी के बारे में पढ़े थे और कांता के स्टोरी के पढ़ने से हम लोगों को ये मालूम चला था कि इक्वालिटी जहां है वहां अनइक्वालिटी भी है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग कहां से देखे थे? कांता वोटिंग लाइन में खड़ी है सबसे आगे, और जहां पे वो काम करती है यानी कि अशोक जैन के यहाँ पे वो सबसे पीछे खड़े हैं। यानी कि कांता पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और अशोक जैन अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके बावजूद भी दोनों को वोटिंग के लिए एक ही लाइन में खड़ा देखा गया। मतलब ये कि अमीरों के लिए अलग लाइन और गरीबों के लिए अलग लाइन नहीं था। इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे आपको कहीं ना कहीं कांता के स्टोरी से इक्वालिटी देखने को मिल रहा है। यदि ऐसा होता कि अमीरों के लिए अलग था अलग लाइन और गरीबों के लिए अलग लाइन, तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। लेकिन कांता के स्टोरी से हमको फिर अनइक्वालिटी भी देखने को मिलता है। कहाँ पे? जब वो अपनी बेटी को शाम के समय में, इवनिंग में हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि हमारे जो भी लाइन में लगे हुए हैं वो सारे के सारे पुअर सेक्शन के ही लोग लगे हुए हैं, गरीब ही लगे हुए हैं, कहीं पे भी अमीर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वहां से हम लोग अनइक्वालिटी भी समझे थे। इसीलिए हम लोग अपने पहले ही लेक्चर में कहे थे कि जहां इक्वालिटी है वहां अनइक्वालिटी भी है, दोनों वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़े थे। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसा टर्म है जो आपको बताता है कि यदि आप एक इंडियन सिटीजन हैं और यदि आपका एज 18 है या फिर 18 से प्लस है, तो आप जाके वोट दे सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास धन संपत्ति प्रॉपर्टी कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गरीब हैं अमीर हैं, आप छोटे हैं बड़े हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग अपना पढ़े थे कास्ट सिस्टम, है ना। कास्ट सिस्टम मेनली हम लोग दो स्टोरी से समझे थे। पहला हमारा स्टोरी था फेमस पोएट ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के ऑटोबायोग्राफी जूठन को पढ़ के समझे थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, उसको भी हम लोग पढ़े थे अपना। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया था कि कास्ट सिस्टम इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पहले था, कोई दिक्कत नहीं। कास्ट सिस्टम के बेसिस पे जो बड़े कास्ट के लोग थे, फॉर एग्जांपल हम लोग लिए थे ब्राह्मण्स का, है ना, उस समय पे उनको वो सारा प्रायोरिटी मिलता था, जो कि आप कह सकते हैं कि उनको बाय बर्थ हर एक चीज़ों का सुविधा उनको दिया जाता था। लेकिन छोटे कास्ट जैसे दलित, उनको उतना ज़्यादा सुख सुविधा देखने को नहीं मिलता था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, है ना। उसको क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था। यदि जगह नहीं है तो आपको नीचे बैठाना पड़ेगा। पूरे क्लास में उनसे हेडमास्टर ने झाड़ू लगवाया था, है ना। पूरे स्कूल में, पूरा प्लेग्राउंड में उनको साफ करना पड़ा था। उसके बाद जब वो 4 साल के थे, और जो अपने जूठन में उन्होंने बताए हैं कि जब मैं 4 साल का था तो मुझे क्लास में पानी तक पीने का इजाज़त नहीं था, क्योंकि लोगों का यह मानना था, टीचर्स का प्लस अदर स्टूडेंट का यह मानना था कि यदि ये पानी पिएगा तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मोटा मोटी ये एक आइडिया ले लिए थे कि ऑन इक्वालिटी चैप्टर में हमें क्या कुछ पढ़ना है। लेकिन आज बहुत हद तक इंडिया में जो सिस्टम है ये बदल चुका है। यहाँ पे आपको कास्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको इक्वालिटी देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हर एक कोई क्या है, बराबर है। अब ये बराबर है, ये हमें कौन राइट देता है, हमें ये कौन कहता है कि आप सभी आपस में बराबर हैं? दलित हो, ब्राह्मण हो, या फिर कोई और हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, ये हमें कौन बताता है कि आप सभी आपस में इक्वल हैं? तो ये हमें बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये है कि ये आखिर कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है ये क्या है? आप में से कोई बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है टर्म? इंडिया का रूल, है ना। अब हर एक कंट्री में, हर एक कंट्री का अलग अलग रूल होता है, और वो रूल आपके पास आपके पास क्या रूल्स हैं, आपके पास क्या रेगुलेशंस हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो आपका लिखा हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यानी कि आपका राइट क्या है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ नहीं घूम सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, आप क्या पहन सकते हैं, क्या खा सकते हैं, आपका क्या राइट है, ये सारा कुछ आपका इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अपना अलग अलग होता है। ये मेनली एक बुक के रूप में होता है, जहां जो कि आपको ये बताता है कि आपका राइट क्या है। इस कंट्री में यदि आप रह रहे हैं तो आपका राइट क्या है एज ए सिटीजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना कुछ राइट देते हैं। सबसे पहला जो इसमें राइट है
कि एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज इक्वल। सबसे पहला राइट हमारा ये है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले ये कहता है कि प्रेसिडेंट से लेके राष्ट्रपति से लेकर एक छोटे वर्कर भी जो कि अपना डेली रिक्शा चलाने का काम करते हैं, या फिर हो सकते हैं कि वो गोलगप्पा बेचते हो, या फिर हो सकते हैं वो सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हो, तो प्रेसिडेंट से लेकर गोलगप्पे वाले तक जो भी इंसान है हमारे, ऊपर से लेकर नीचे तक, सारा का सारा क्या है, आपस में बराबर है। मतलब इसका ये हो गया कि मान लीजिए प्रेसिडेंट कोई रूल तोड़ता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट सड़कों पे निकले बिना हेलमेट पहने हुए, उनको पुलिस ने रोक लिया, तो क्या नियम तो यही कहता है ना कि प्रेसिडेंट भी एक बिल्कुल इक्वल है और वर्कर भी इक्वल है, तो बिल्कुल सेम चीज है, सही बात है। यदि प्रेसिडेंट बिना हेलमेट के रोड पे निकलते हैं तो उनसे भी वही चार्ज लिया जाएगा फाइन के रूप में जो कि एक छोटे वर्कर से लिया जाएगा। मतलब ये कि संविधान हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संविधान, ये हमें ये बताता है कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे एक वो छोटा सा आदमी क्यों ना हो, आपस में सभी के सभी क्या है, इक्वल है। यानी कि प्रेसिडेंट टू वर्कर एवरीवन इज इक्वल। कोई दिक्कत नहीं समझने में, पूरा बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत? तो इसका हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि आप यहाँ पे कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब यार ये हुआ नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, है ना। आप यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि आप दलित हैं तो आप स्कूल में सबसे पीछे बैठेंगे, आप ब्राह्मण हैं तो आप सबसे आगे बैठेंगे, ये आप आज के रेट में इंडिया में नहीं कर सकते हैं। कोई काला है उसको क्लास से बाहर कर देना, बिल्कुल। आज हमारे पास ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, यदि आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर FIR कर सकते हैं, आप उसको जेल में डाल सकते हैं, डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो आप आज इंडिया में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि ये पाया जाता है तो आप जाके अपने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेंगे पुलिस ऑफिसर को, और उसके बाद जो है वो उसके खिलाफ अपना कार्रवाई आगे करेंगे। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन या फिर आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तीसरा राइट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है वो देता है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस का मतलब ये हो गया कि चाहे वो छोटे कास्ट के लोग हो यानी कि दलित, या फिर वो बड़े कास्ट के लोग हो यानी कि ब्राह्मण, हर कोई कहीं भी जा सकता है। किसी भी प्लेग्राउंड में जाके वो उसके बच्चे खेल सकते हैं, किसी भी स्कूल में जाके वो पढ़ सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर वो अपने FIR को दर्ज करवा सकते हैं। मतलब ये कि आपके लिए हर जगह क्या है, खुला हुआ है, आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कास्ट क्या है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा एक्सेस टू पब्लिक प्लेस। और एक जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन हमको दे रखा है वो दे रखा है अनटचेबिलिटी का, यानी कि आज के रेट में एबॉलिश हो चुका है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अच्छा, कल हम लोग अपने क्लास में शायद इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किए थे कि अनटचेबिलिटी होता क्या है। इसका मतलब होता है छुआछूत। याद कीजिए हम लोग अपने एक लेक्चर में ये डिस्कस किए थे कि कोई यदि दलित का बच्चा या फिर कोई दलित का पुरुष या फिर दलित के कोई स्त्री किसी ब्राह्मण फैमिली के या फिर किसी अपर कास्ट के लोगों में यदि गलती से भी सट जाते थे तो उनको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। ये सिस्टम था पहले। यदि आप गलती से मान लीजिए टच हो गए तो फिर आपका तो खैर नहीं है, ये चीज पहले था। लेकिन आज हमारा ये संविधान कहता है
कि ये जो छुआछूत की जो उस समय बीमारी थी, बीमारी मेनली हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीमारी क्या होता है, बड़ा जल्दी से फैलता है ना। तो इसीलिए उस समय पे ये छुआछूत का जो बीमारी था वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैल रहा था, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को उस समय मिल रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो उस समय पे यदि आप किसी से टच हो जाते थे तो उसका उस समय आपका बुरा हाल हो जाता था, मतलब कि आपको बुरी तरीके से अपर कास्ट के द्वारा मारा पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। तो यदि आप आज के रेट में किसी के साथ सट गए, किसी के साथ बैठ के खाना खा लिए, किसी के साथ हैंड शेक कर लिए, है ना, किसी के साथ बोल लिए, किसी के घर पे जाके रुक गए, इसमें आपको कोई भी आज के रेट में मार पीट नहीं सकता है। बात समझ में आ गया? बस हाँ, घर पे बैठने के लिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती घर में घुस जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि आप उसके घर के पास जा रहे हो 2 मिनट किसी का कारणवश यदि आप वहाँ पे रुक भी गए तो आपको इस तरीके से भेदभाव के रूप से आपको नहीं देखा जाएगा, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। बात समझ में आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अनटचेबिलिटी मतलब कि जो छुआछूत का जो प्रॉब्लम था उस समय पे, आप हमें नहीं छू सकते हैं, हम आपको नहीं छू सकते हैं, ये बिल्कुल का बिल्कुल आज हमारे इंडियन सोसाइटी में खत्म हो चुका है। ठीक है? और यदि मान लीजिए यहाँ यदि ये कहीं पे देखने को मिल रहा है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीज़ों का अधिकार तो देता ही देता है। यदि ऐसा होता है तो आप जाके पुलिस स्टेशन में FIR कर सकते हैं, यानी कि उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा बात समझ में आ गया? अब सवाल ये है कि मान लीजिए ये चारों का चारों राइट हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, लेकिन ये चारों का चारों राइट लागू कैसे होगा, इंप्लीमेंट कैसे होगा? मान लीजिए बुक में लिख दिया है, बुक में मान लीजिए लिखा हुआ है कि हर कोई बराबर है, बुक में ये भी लिखा हुआ है कि आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, बुक में ये भी लिखा हुआ है कि आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं, जिस भी कुएं से पानी भरना चाहे पानी भर सकते हैं, है ना, जहां आप घूमना चाहें घूम सकते हैं। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी खत्म है, लेकिन कैसे ये लागू किया जाएगा? क्या केवल बुक में लिखने से हो जाएगा क्या? हालांकि यदि बुक में कुछ लिखा रहता है तो आपको याद कब होता है? आप याद करते हैं, है ना। तो यदि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा चीज लिखा हुआ है तो ये लागू कैसे होगा, ये भी तो डिपेंड है ना। हालांकि ये भी तो सोचने वाला टॉपिक है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? लिखा हुआ से केवल हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में लागू भी होना चाहिए, है ना। तभी तो लोग जान पाएंगे कि आज से छुआछूत का बीमारी खत्म, आज से हर कोई बराबर है, आज से हर कोई कहीं भी जा सकता है। ये कैसे मालूम चलेगा लोगों को? तो मालूम चलने का 2 तरीका है हमारे पास। सबसे पहला है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वालिटी में। सबसे जो पहला तरीका है वो है हमारा थ्रू लॉज। पहला तरीका हमें ये कहता है कि ये नियम बना दिया जाता है कि आपको इन सारे चीजों को मानना ही मानना है। थ्रू लॉज का मतलब ये हो गया कि यदि ये सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो हर एक इंसान को इन सब चीजों को मानना ही पड़ेगा। थ्रू लॉज यानी कि नियम बना दिया जाता है कि यदि आप इंडिया में रह रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा चीज लिखा हुआ है तो नियम के अनुसार आपको ये सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई चलेगा, आपको पनिशमेंट भी हो सकता है, आपको जेल भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं समझने में, हर चीज समझ में आ रहा है? कोई समस्या? चलो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है इन सब चीजों को मनवाने का, गवर्नमेंट स्कीम। बिल्कुल SC गवर्नमेंट स्कीम, आप इसको थ्रू भी लिख सकते हैं, थ्रू गवर्नमेंट स्कीम या फिर और प्रोग्राम। अब कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता होगा कि कभी कभी सरकार भी जो है ना, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट भी कभी कभी नियम को लागू करवाने के लिए कोई ना कोई टीवी पे प्रोग्राम करते रहती हैं या फिर किसी प्लेग्राउंड में प्रोग्राम करवाते रहती हैं। मतलब ये कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नियम लागू है, जो भी लिखा हुआ है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन सभी चीज़ों को लागू करवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती हैं, अपने तरफ से कुछ स्कीम कुछ प्रोग्राम भी चलवाती हैं। जैसे कभी कभी टीवी पे चलवाती हैं, है ना,
कभी कभी हमारे जैसे हमारा यहाँ पे गांधी मैदान गांधी मैदान है, तो वहाँ पे आपको अधिकतर समय पे देखने को मिल जाएगा कि कोई ना कोई गवर्नमेंट का स्कीम जो वहाँ पे हमेशा चलता रहता है। बात समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत नहीं। तो इन सारे नियम को हम लोग 2 तरीके से मान सकते हैं और सरकार इन्हीं 2 तरीकों को फॉलो करती है, ताकि जो भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज जो लिखा हुआ है उसको अच्छी तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएं और हर एक लोगों तक इस मैसेज को पहुंचा पाए। बात समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? चलो, अब है हमारे पास मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि हालांकि हम लोग जो कांता का स्टोरी पढ़े, ओम प्रकाश वाल्मीकि का स्टोरी पढ़े, फिर से हम लोग मिस्टर एंड मिसेज अंसारी का स्टोरी पढ़े, है ना, उसके बाद फिर हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उसके बाद फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वालिटी पढ़े, कहीं ना कहीं इन सब का खास मकसद आपको नहीं लग रहा है कि एक समाज में इक्वालिटी प्रदान करने का है? इसका खास मकसद क्या आपको नहीं लग रहा है कि समाज में इक्वालिटी क्रिएट करने का है? आपको नहीं लग रहा है क्या? सबसे पहली चीज, कांता के स्टोरी में हम लोग ये पढ़े कि वहां पे इक्वालिटी है प्लस अनइक्वालिटी दोनों है ना। उसके बाद फिर हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के ऑटोबायोग्राफी में पढ़े कि किस प्रकार वो दलित फैमिली में जन्म होने के कारण उनको किन किन परेशानियों का सामना करना ये पढ़ा, ये भी हम लोग उसमें पढ़े, है ना। उसके बाद फिर हम लोग मिस्टर एंड मिसेज अंसारी का भी केस पढ़े हम लोग इसमें। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर हम लोग संविधान के बारे में पढ़े कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें किन किन चीज़ों को करने का और किन किन चीज़ों को ना करने का राइट देता है। इन सारे चीज़ों को जब हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वालिटी, इसमें हम लोग ये पढ़े कि किस किस प्रकार से इन सारे चीज़ों को लागू किया जा सकता है। पहला आप एक नियम बना दीजिए, कंपलसरी कर दीजिए, आपको ये मानना ही मानना है, तो लोग जरूर मानेंगे, है ना। उसके बाद ये है गवर्नमेंट हमेशा मतलब रेगुलरली अपना जो है स्कीम चलाते रहती हैं ताकि इन चीज़ों को हम लोग सुचारू रूप से लागू करवा पाए। बात समझ में आ गया? अब है हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक, मिड डे मील। मिड डे मील मेनली हमारा ये, अच्छा कभी आप यदि सरकारी स्कूल में यदि आपको विजिट करने का मौका मिले तो वहाँ पे ना दोपहर में, यानी कि जब क्लास चलता रहता है हमारे प्राइवेट स्कूल में, यदि आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लंच होता है ना, वहाँ भी लंच होता है। लेकिन फ़र्क क्या है, प्राइवेट स्कूल में आप अपने लंच को घर से लेकर जाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल में आपको लेके जाना नहीं है, वहाँ पे आपको स्कूल वाले ही प्रोवाइड करते हैं। यही है हमारा मिड डे मील। अच्छा, मिड डे का नाम क्यों पड़ा? मिड डे का मतलब ये हो गया कि दिन के बीच में, यानी कि एकदम बिल्कुल आफ्टरनून में आपको ये लंच देखने को, बीच में। बात समझ में आ गया? मतलब ये कि आपको सुबह नहीं मिलेगा, शाम में नहीं मिलेगा, आपको इन दोनों के बीच में जो हमारा मिड वाला जगह है यानी कि आफ्टरनून वाला जगह है टाइम, उसी में आपको ये चीज मिलेगा। तो मिड डे मील स्कीम क्या था, समझते हैं इस चीज को। मिड डे मील स्कीम सबसे पहले यदि कहीं पे लॉन्च हुआ इंडिया में तो वो हुआ हमारा कहाँ पे, याद है किसी को? तमिलनाडु। वेरी गुड, तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले इंडिया में मिड डे मील स्कीम का शुरुआत करा। अब मिड डे मील स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव केवल और केवल बच्चों को खाना खिलाना नहीं है। इसके पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि इक्वालिटी यहाँ पे क्रिएट किया जाए। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, हालांकि यहाँ पे हम लोग अभी गवर्नमेंट स्कूल का एग्जांपल लेंगे। गवर्नमेंट स्कूल में बड़े से बड़े कास्ट, छोटे से छोटे कास्ट, सभी के बच्चे पढ़ते हैं। पहली बात तो ये हो गया। यदि वो सारे के सारे मिल के स्कूल में एक ही साथ यदि भोजन मिल के खाएंगे एक ही लाइन में, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि हम लोग सभी एक इक्वल हैं और सभी मिल के एक ही साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। और समझ आ रहा क्या कह रहे हैं? तो तमिलनाडु सरकार का उस समय पे ये ऑब्जेक्टिव था कि मिड डे मील स्कीम शुरू किया जाए। इससे सबसे पहला इक्वालिटी प्रोड्यूस होगा हमारा, यानी कि लोगों के बीच में समानता प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये हमारे बच्चे जब एक साथ मिल के एक ही लाइन में बैठकर जब खाना खाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाएगा कि हम सारे के सारे क्या हैं, बराबर हैं, ताकि हाँ बाद में फिर इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। बात समझ में आ रहा है? तो पहला ये था कि इक्वालिटी को प्रोड्यूस किया जाए। दूसरा बात ये, तमिलनाडु में उस समय पे बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने से डरते थे, हालांकि आज भी है ना।
एक बात और, तमिलनाडु में उस समय पे गरीबी लगभग बहुत ज़्यादा था, है ना, गरीब के बच्चे लगभग स्कूल ना जा पाते थे, बात समझ में आ रहा है। तो सरकार ने, तमिलनाडु ने वहाँ पे एक तरीका आजमाया मिड डे मील स्कीम का। उन्होंने कहा कि हम आपके बच्चे को भोजन देंगे, बस आपको करना क्या है, अपने बच्चे को स्कूल डेली पढ़ने के लिए भेजते रहना है। बात समझ में आ गया। तो इसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव था इक्वालिटी, मिड डे मील स्कीम का, ताकि सारे बच्चे एक जगह बैठ के अपना खाना खा सके, ताकि वो जब बड़े हो तो ये उनको ना लगे कि हम सारे के सारे अलग हैं, क्योंकि बचपन से ही यदि इनको इस चीज़ का प्रैक्टिस दिया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि वो अनइक्वालिटी जैसी चीज़ों को भूल जाएं या फिर उनको प्रैक्टिस ही ना करें। और समझ में आ गया। पहला इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इक्वालिटी को प्रोड्यूस करना। दूसरा इसका इक्वालिटी था टू हेल्प पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि गरीब के बच्चों को पढ़ाना प्लस उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन खिलाना, कहाँ पे? स्कूलों में। दूसरा चीज, इसके कारण क्या हुआ, खाना के लालच में बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए, है ना। अब जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो हाँ, ये स्वाभाविक सा बात है कि भले ही वो स्कूल में उतना ज़्यादा ना पढ़े, लेकिन हाँ, मान लीजिए यदि 5 घंटे का टाइम स्कूल में चल रहा है पढ़ाई, तो कहीं ना कहीं वो 1 घंटा जरूर पढ़ेगा। मान लीजिए 5 घंटा वो नहीं पढ़ता है, क्लास में खेल करता है, बातचीत करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 घंटे में से 1 घंटा या फिर आधा घंटा या फिर 1.5 घंटा ऐसा जरूर होगा जिसमें वो ध्यान लगाकर उस चीज़ को सुनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 5 घंटा नहीं पढ़ पाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वो आधा ही घंटा पढ़ा, लेकिन कुछ तो पढ़ा। तो गवर्नमेंट का ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि उनको एजुकेट किया जाए। तो भोजन के लालच में बच्चे को दिमाग में ये था कि स्कूल जाएंगे तो भोजन भी खाने को मिलेगा, अच्छे अच्छे भोजन भी खाने को मिलेंगे, तो इस लालच में भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। तो हमारा नेक्स्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेट करना, टू एजुकेट। कोई दिक्कत समझने में? बात समझ में आ गया। अब जब तमिलनाडु ने इतने सारे चीजों को मिड डे मील स्कीम से जोड़ के देखा, उनको लगा कि ये सबसे अच्छा तरीका है अपने स्टेट को आगे लेके जाने का, और उस समय पे बिल्कुल तमिलनाडु में ये बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ, क्योंकि यदि आप गरीब के बच्चों को फ्री में खाना दे रहे हैं तो वो बिल्कुल लालच में स्कूल आएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसको खाना मिलेगा। दूसरा चीज़ आप क्या कर रहे हैं, उसके बीच में इक्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तीसरा चीज़ आप क्या कर रहे हैं, उसको हेल्प कर दे रहे हैं, एजुकेट कर दे रहे हैं। मतलब ये कि एक स्कीम से इतना सारा फायदा आपको तमिलनाडु में देखने को मिल रहा था। अब धीरे धीरे तमिलनाडु तरक्की के रास्ते पे चल चुका था, वहाँ पे हर चीज़ अच्छी तरीके से हो रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल जा रहे थे, तमिलनाडु एक एजुकेटेड स्टेट के नाम में आ रहा था। अब इस पे ध्यान पड़ गया सुप्रीम कोर्ट का। किसका ध्यान पड़ गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मालूम है क्या है? हमारा दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री में एक ही है जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब ध्यान पड़ा तमिलनाडु पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हर एक इंडियन स्टेट को ये एडवाइस करा, कब? 2001 में। याद रखिएगा इस डेट को, कि सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में इंडिया के हर एक स्टेट को ये एडवाइस दिया कि 6 महीने के अंदर आप अपने स्टेट में मिड डे मील स्कीम को लॉन्च कीजिए। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हर एक इंडियन स्टेट को, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, चंडीगढ़, इन सारे जगहों को सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस दिया कि आप विदिन 6 मंथ अपने स्टेट में मिड डे मील स्कीम को क्या कीजिए? लॉन्च कीजिए 6 महीने के अंदर, यानी कि 6 मंथ का उनको टाइम दिया था, और वहीं से हमारा जो है मिड डे मील स्कीम चालू हो गया। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। और आज भी आपको लगभग हर एक स्टेट में, इंडिया के हर एक स्टेट में आपको मिड डे मील स्कीम देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहाँ पे आपको बिल्कुल बच्चों को दोपहर में खाना खिलाया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा मिड डे मील स्कीम का काम है।
लेकिन आप याद रखें कि मिड डे मील स्कीम का काम केवल और केवल भोजन कराना नहीं था, इक्वालिटी भी क्रिएट करना था, ताकि सारे कास्ट के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, लालच के वजह से जाए और वहां पे पढ़े और उसके बीच में एक इक्वालिटी क्रिएट हो जाए। और समझ में आ गया? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है मिड डे मील स्कीम में, कोई भी समस्या। उसके बाद है हमारा इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर कंट्रीज। अच्छा एक बात जरा हमको बताइए, क्या इक्वालिटी का इशू यानी कि इनइक्वालिटी या फिर कास्ट सिस्टम क्या केवल इंडिया ही में था क्या ये आपको केवल इंडिया ही में देखने को मिलता है क्या? सवाल यह है कि क्या केवल इंडिया जैसे ही कंट्री में आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है? नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, पहले लगभग हर एक कंट्री का सिचुएशन लगभग सेम था, बात समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे जैसे हर एक कंट्री डेमोक्रेसी को अचीव करते चले गए, अपने कंट्री में उन्होंने डेमोक्रेसी को लागू किया, वैसे वैसे हर एक समाधान का जो समस्या, जो कि हर एक प्रॉब्लम का जो समाधान था वो हमारा निकलता चला गया। तो सबसे पहले, बहुत पहले लगभग हर एक कंट्री का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सबका सेम रहता था। तो यहाँ पे जो हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर कंट्रीज। आपके एनसीईआरटी बुक में इस कंट्रीज को डेमोक्रेसीज भी कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या था, इसमें हमको एक नया केस पढ़ना है यूएसए के बारे में। किसके बारे में? यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के बारे में। अब एक चीज और, इसको हालांकि समझने के लिए थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ताकि ये हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। हालांकि यहाँ पे हमारे इंडिया में कास्ट के बेसिस पे हमारे साथ भेदभाव होता था, लेकिन यूएसए में रंग के ऊपर भेदभाव होता था। यूएसए के ऊपर रंग के ऊपर, यानी कि काले गोरे में वहाँ पे भेदभाव होता था। जैसे हमारे इंडिया में ये सिस्टम था कि यदि आप दलित से बिलोंग करते हैं, दलित कास्ट से, तो आपको उतना ज़्यादा प्रिविलेज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको उतना सुख सुविधा देखने को नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे दलितों के लिए हर चीज़ अलग था, है ना, और ऊपर कास्ट के लिए यानी कि अपर कास्ट के लिए हर चीज़ अलग था। वही सेम चीज़ हमारा यूएसए में भी था। व्हाइट वालों के लिए अलग था हर चीज़, ब्लैक वालों के लिए अलग था हर चीज़। लेकिन अमेरिका में ये ब्लैक लोग आया कहाँ से? क्योंकि हम लोग तो अमेरिका को जब भी देखते हैं वो तो व्हाइट ही नजर आते हैं। ये तो सबसे बड़ा रीजन है। हाँ, ठंडा होता है इसलिए व्हाइट होता है, लेकिन ये वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज भी अमेरिका में आपको बहुत सारे काले लोग देखने को मिलेंगे जिसका कलर ब्लैक है। फिर ये आया कहाँ से? अफ्रीका से। अफ्रीका से आया। इसके पीछे कहानी है, इसको सुनिए। बहुत पहले ये यूएसए वाले लोग गए अफ्रीका गए और उनको वहां से गुलाम बनाकर, मतलब कि स्लेव बनाकर, पहले ना आदमी को खरीदा बेचा जाता था। जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि आदमी को हम लोग कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, है ना। लेकिन पहले आदमी को खरीदा जाता था और बेचा भी जाता था। तो यूएसए वाले गए यूएसए वाले गए अफ्रीका, और अफ्रीका से बहुत सारे आदमी को वहां से खरीद के लेकर आए। और खरीद के लेकर आने का एक ही रीजन था कि अमेरिका में वो आके वहां पे अपना काम करे। पहले पैसा देता था उसके फैमिली को, कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, बिल्कुल जाने देता था। जैसे देखिए, यदि आपके जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, यदि हमारे घर का एग्जांपल लीजिए, तो हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो हमारे खुशी के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ वहाँ पे था कि उस समय में ना पहले गरीबी, भुखमरी, महामारी, बीमारी, ये सब बहुत था, बहुत ज़्यादा था। तो अमेरिका वाले जाते थे अफ्रीका, वहाँ पे जाके लोगों को कहते थे कि हम तुमको खरीदेंगे और बदले में हम तुमको पैसा देंगे। खरीदने का भी सिस्टम था उस समय पे, फिर गुलाम बना के लाने का भी सिस्टम था। मतलब ये कि हम तुमको कुछ पैसा देंगे, बदले में तुम मेरे घर पे जाके 5 साल तक या फिर 10 साल तक, 20 साल तक लगातार काम करोगे। बात समझिए इस चीज़ को। 2 सिस्टम चलता था पहले, या तो आदमी को डायरेक्टली खरीद लेता था, खरीदने के बाद अब आप अपना घर वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से खरीद लिया है, और जिस पैसे में आपको खरीदा है वो पैसा आपके फैमिली को दे दिया जाता था ताकि आपके बाल बच्चे आराम से अपना आगे का लाइफ स्पेंड कर सके। एक और सिस्टम था कि उसके फैमिली को पैसा दे दिया जाता था, बदले में 5 या 10 साल उसके बदले में वो उसके यहाँ पे काम करता था। ये दोनों सिस्टम था। तो वही सिस्टम
अमेरिका वाला आजमा रहा था। तो बहुत पहले ये लोग गए अफ्रीका, वहां से कुछ ब्लैक पीपल को खरीद के लेकर आए। खरीद के लेकर आने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि इन लोगों को अपने खेत में, अपने फैक्ट्री में, अपने घर में काम करवाना था। किससे? काले लोगों से। कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये लोग यहाँ पे आए तो कुछ कुछ काले लोग यहाँ पे आके बस गए, मतलब कि यहाँ पे वो पूरी तरीके से बस गए। यहाँ पे ही उन्होंने अपने फैमिली को बुला लिया, बाद में यहाँ पे ही वो लोग पूरी तरीके से सेटल हो गए। कहाँ पे? अमेरिका में। बात समझ में आ गया? तो इसलिए हम लोग जो भी ब्लैक पीपल हमारे आज अमेरिका में रहते हैं, हम लोग उनको कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। क्या कहते हैं? अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन। तो हम लोग जैसे अमेरिका में जाएंगे तो जो बहुत काला लोग हैं तो मतलब खरीदा हुआ आदमी है? नहीं नहीं, अब अमेरिका में डेमोक्रेसी आ चुका है। यदि आप कभी अमेरिका जाएं और वहां पे यदि आपको ब्लैक पीपल दिख जाए तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये अभी भी बिके हुए आदमी है, नहीं, ये अभी भी गुलाम है, नहीं। हाँ, लेकिन इनके जो पूर्वज रहे होंगे, दादा परदादा छरदादा, वो भले ही गुलाम रहे होंगे, वो साउथ अफ्रीका से गुलाम बनकर आए होंगे या फिर बिक कर आए होंगे। बात समझ में आ गया? उन्हीं का जो बाल बच्चा या फिर बाद में उनका जो जनरेशन आगे बढ़ा, वही हमको वहां पे आज देखने को मिलता है। तो ऐसा ना समझ लें कि आज ही यदि ब्लैक पीपल है तो वो आज बिल्कुल गुलाम है, स्लेव हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके पूर्वज जो रहे होंगे वो बिल्कुल वही चीज रहे होंगे, क्योंकि वहां से ही ये लोग आए हुए थे। तो अफ्रीका में जो काले लोग आपको देखने को मिलेंगे वो मेनली हम लोग उसको कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? कोई भी समस्या इसमें? अब ये जो सिस्टम था हमारे कंट्री में हालांकि है कास्ट सिस्टम, लेकिन अफ्रीका में, सॉरी अमेरिका में सिस्टम था काले और गोरे का, है ना। यहाँ पे जैसे जैसे काले लोगों का राज बढ़ता गया, उसका फैमिली बढ़ता गया, यहाँ पे उनको सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया, यानी कि बहुत दूर रखा गया, उनको हर सुख सुविधा देखने को नहीं मिलता था। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी से रिलेटेड एक हमारा कहानी है रोजा पार्क्स का। ये रोजा पार्क्स हमारा एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, जो कि अभी फिलहाल जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये भी कहाँ पे है? अमेरिका में है। लेकिन इसके भी पूर्वज जो होंगे, दादा परदादा छरदादा, वो कहाँ से आए हुए होंगे? अफ्रीका से। बात समझ में आ गया? या तो बिक के, या तो 5 साल 10 साल काम करने के लिए और आके अमेरिका में ही बस गए होंगे। बात समझ में आ गया? तो ये रोजा पार्क्स हमारा एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे यहाँ पे था कास्ट सिस्टम, छोटे वालों कास्ट के लिए अलग हर चीज, बड़े कास्ट वालों के लिए हर चीज अलग। तो वही चीज था हमारा अमेरिका में भी, गोरों के लिए हर चीज अलग और काले के लिए हर चीज अलग। तो एक दिन क्या हुआ, रोजा पार्क्स अपने बस में ट्रैवल कर रही थी। वो डेट था हमारा 1 दिसंबर 1955, याद रखिएगा 1 दिसंबर 1955। ये वो डेट है जिस दिन ये रोजा पार्क्स एक बस से ट्रैवल कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस से ट्रैवल कर रही थी तो इसके सामने क्या हुआ, इसके साथ एक इंसिडेंट क्या हुआ। और ये हालांकि अमेरिका में भी ये पहले से ही, मतलब ये नियम आप कह सकते हैं था कि यदि कोई वाइट पीपल, यदि कोई गोरा आदमी बस पे चढ़ रहा है और वो काला आदमी बस के सीट पे बैठा हुआ है तो उसको जबरन क्या होना पड़ता था? उठना पड़ता था, उसके जगह पे वाइट लोगों को बैठाया जाता था। ये चीज रोजा पार्क्स के साथ बहुत समय से हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, इसको आ गया गुस्सा, हो सकता है, लेकिन थका हुआ था, सॉरी थकी हुई थी, ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है। बस समझ में आ गया? खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा रोजा पार्क्स है। तो रोजा पार्क्स वहां पे बैठी हुई थी, जब एक वाइट पीपल आया तो उनको वहां पे उठना पड़ा। और वो डेट कौन सा था? 1 दिसंबर 1955। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? उसके बाद जब इनको उठना पड़ा तो इनको ये समझ में धीरे धीरे आने लगा था कि चूंकि ह्यूमन तो सभी बराबर हैं, सभी को इक्वल राइट होना चाहिए, कलर के बेसिस पे किसी को अलग नहीं किया जा सकता है। ये समझ में आया रोजा पार्क्स को, और रोजा पार्क्स ने लागू कर दिया अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट के माध्यम से, इसको पहले यहां पे लिखिए, सिविल
राइट, सिविल राइट मूवमेंट के माध्यम से रोजा पार्क्स और रोजा पार्क्स के ही जैसे बहुत सारे ब्लैक लेडी ने अमेरिका में अमेरिका के गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाया, प्रोटेस्ट करा और फाइनली हमारा जो है अकॉर्डिंग टू सिविल राइट एक्ट, किसके तहत, सिविल राइट एक्ट के तहत अमेरिका में ब्लैक लोगों को ये इजाजत दे दिया गया कि आप यहाँ पे बिल्कुल एक यूएसए में जो व्हाइट पीपल रह रहे हैं उसी के बराबर आप ट्रीट किए जाएंगे, यानी कि आज से आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। हालांकि इसका पूरा नाम सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 था। बात समझ में आ गया? तो सिविल राइट मूवमेंट रोजा पार्क्स ने लॉन्च करा। क्यों लॉन्च करा? ताकि अमेरिका में जो व्हाइट लोगों को राइट दिया गया है वही सेम राइट काले लोगों को भी दिया जाए। और इस मूवमेंट के दौरान उन्होंने अमेरिका के खिलाफ, यानी कि अमेरिका में जो भी उस समय गवर्नमेंट थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, प्रोटेस्ट करा और फाइनली अकॉर्डिंग टू सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 रोजा पार्क्स के जैसे ही बाकी सारे काले लोगों को वहां पे ये राइट दे दिया गया कि अब आप और व्हाइट पीपल दोनों आपस में क्या है, सेम है। अब आपके साथ यहाँ पे अमेरिका में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उसके बाद बहुत समय तक ये तो बिल्कुल हो गया कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुत समय तक इसका इम्पैक्ट आपको अमेरिका में देखने को इस रूप से मिला कि प्राइवेट स्कूलों में केवल और केवल गोरे बच्चे पढ़ रहे थे, काले बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। तो क्या यहाँ पे पूरी तरीके से राइट मिला? नहीं मिला। बात समझ में आ रहा है? गोरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता था इस रूप में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जॉब को लीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन काले लोगों को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखा गया था। तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे भी उनको राइट था? नहीं था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जैसे जैसे टाइम बदला, लोगों को जैसे जैसे समझ में आया, चीज़ें समझ में आने लगी, लास्टली जैसे यूएसए में भी हमारा बहुत बाद में जाकर व्हाइट पीपल प्लस ब्लैक पीपल दोनों को सेम राइट बहुत बाद में जाकर मिल गया। लेकिन जब रोजा पार्क्स ने अपना सिविल राइट मूवमेंट यूएसए में लॉन्च करा था तो उसके बाद जो उनके तहत उनके रिस्पॉन्स में सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 के तहत हर किसी को इक्वल राइट तो दिया गया था, लेकिन ये केवल और केवल पेपर पे था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बहुत बाद में जैसे जैसे हमारा समय बदला, टाइम बदलता गया, उस समय उसके अनुसार से हमारा उस समय पे हर एक चीज़ों को राइट, हर एक लोगों को इक्वल राइट, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट हो, हर एक राइट देखने को मिला। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हालांकि इसका जो हमारा नोट्स है वो प्रॉपर नोट्स आपको रिटर्न रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल ओरिजिनल लर्निंग स्टेशन पे मिल जाएगा। वो आप वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने जा रहा है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग ये पढ़े कि किस किस प्रकार से हम लोगों को इक्वालिटी देखने को मिला, इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री में भी क्या सिचुएशन था, ये हमको इसमें देखने को मिला। और यहाँ पे चूंकि हम लोग 2-3 स्टोरी भी पढ़े हैं, पहला कांता का स्टोरी पढ़े, फिर से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ऑटोबायोग्राफी पढ़े जूठन, उसके बाद फिर हम लोग मिस्टर एंड मिसेज अंसारी जी का पढ़े, फिर उसके बाद रोजा पार्क्स का स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस प्रकार से इतने सारे स्टोरी को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि अनइक्वालिटी चैप्टर आखिर है क्या, इसमें हमको पढ़ना क्या पड़ता है। अनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ने के दौरान हम लोगों ने कास्ट सिस्टम को भी देखा, सिविल राइट मूवमेंट किस प्रकार से रोजा पार्क्स ने यूएसए में किया था, लॉन्च किया था, ये भी हम लोगों ने देखा। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक ओवरव्यू था, पूरा ये चैप्टर भी था हमारा अनइक्वालिटी। और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। और ये हमारा पूरा का पूरा अनइक्वालिटी चैप्टर हमारा था और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।